Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our next, or we can say the second half of this chapter, which is refraction. So light chapter का ये second part है. First part में बेटा हमने discuss किया था reflection of light. अब हम बात करेंगे refraction. So पहले बेसिक्स की बात कर रहे थे. रिफ्लेक्शन की जब हमने बात करी, सो रिफ्लेक्शन होता है जैसे मिरर पे लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, मतलब बाउंस बैक करती है. सो व्हेन वी से, साइड कर लेते हैं इसको, अरे भाई इधर हो जा. सो जब हम बात करते हैं बच्चे रिफ्लेक्शन की, सो रिफ्लेक्शन इज बेसिकली अ फिनोमेना जिसमें लाइट बाउंस बैक करती है. सो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन. ठीक है. जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन का अगर हम सिंपल बोले, सो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट. लाइट रे जो बेंड करती है. अब लाइट रे कैसे बेंड कर सकती है, हमें तो नहीं दिखती. सो पहले मैं पूरा पढ़ती हूँ एंड देन एक्सप्लेन करती हूँ. बेंडिंग ऑफ लाइट रे एज इट पासेस फ्रॉम one medium to another medium is known as refraction of light. ये क्या और मुश्किल कर दिया. अब ये मीडियम क्या है, पहले मीडियम समझते हैं. जैसे एक हमारा मीडियम है एयर, एक हमारा मीडियम है लिक्विड, एक हमारा मीडियम है सॉलिड. ठीक है, ये अलग अलग मीडियम है. जैसे लाइट एयर में पास हो रही है एंड सडनली पानी पड़ा हुआ है, उसमें लाइट जा रही है. सो एयर से वाटर, मीडियम चेंज हो गया. सिमिलरली लाइट पड़ रही है, उस रूम में इतनी सारी सॉलिड चीजें हैं, उस पे लाइट पड़ रही है. सो क्या हो रहा है, लाइट हमारी एयर से ट्रेवल कर रही है, एयर वाले मीडियम से ट्रेवल कर रही है एक सॉलिड मीडियम में. ठीक है. सो दिस इज व्हाट मीडियम है. सिंपल सॉलिड लिक्विड गैस, वो हमारे मीडियम हो गया अलग अलग. लेकिन ये बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है. और अगर आप कहोगे यार हमने तो कभी नहीं देखा मैम, हमें तो कभी फील नहीं हुआ रिफ्रैक्शन, सो ये चीज आप करके भी देख सकते हो. एक गिलास में जस्ट पुट अ पेंसिल. जब आप एक गिलास में पेंसिल डालते हो, क्या आपको इस तरीके से नहीं दिखती. ये परफेक्ट इमेज मेरे को मिली, मैंने कहा यार ये बच्चों को दिखाऊंगी, उनको याद आ जाएगा कि हाँ जब हम ऐसे गिलास में पेंसिल डालते हैं तो वो ऐसी ही दिखती है. अब यहाँ पे कैसे दिख रही है कि आधी पेंसिल इधर है, बाकी की पेंसिल इधर है. ऐसा है क्या, ऐसा तो नहीं है पानी में डालते टूट गई पेंसिल, बाहर निकालोगे फिर स्ट्रेट. सो पानी के अंदर हमें ये स्ट्रेट क्यों नहीं दिख रही, पानी में हमें ये ऐसे बेंड होती हुई क्यों दिख रही है कि यहाँ से ये इधर हो गई और यहाँ से ये इधर हो गई. दिस इज व्हाट रिफ्रैक्शन इज. ठीक है, कि हमारी आईज को पेंसिल एक्चुअल में उसके अंदर पानी के अंदर ऐसे स्ट्रेट ही है बेटा, लेकिन हम जब उसको देख रहे हैं सो हमें यहाँ पे ऐसा लगता है कि पेंसिल इधर है. दिस इज व्हाट रिफ्रैक्शन इज. इसको अभी और ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा. पहले नॉर्मल डायग्राम से समझते हैं इसको. जैसे इसको साइड कर देते हैं. यहाँ पे हमने लिया कि ये ग्लास की कोई चीज है. ठीक है, ग्लास मीडियम चेंज हो गया, सॉलिड हो गया. ठीक है, मिरर की बात नहीं कर रहे. मिरर क्या करेगा, वो तो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा. ग्लास से अगर आप जैसे एक ग्लास की कोई ग्लास का स्लैब है या कुछ है, आप उस पे लाइट मारोगे वापस नहीं आ जाएगी मिरर की तरह. वो क्या करती है, पास थ्रू करती है. सो अगर ये ग्लास है, आपने यहाँ पे लाइट मारी इस तरीके से, आप कायदे से लाइट को सीधा साधा ऐसे चले जाना चाहिए, पर नहीं, लाइट क्या करती है, लाइट इस तरीके से बेंड होके जाती है. सीधा जाने की जगह ऐसे बेंड होके जाएगी. अब वो कितनी बेंड होगी, किस एंगल पे बेंड होगी, ये सब अभी पढ़ेंगे हम. ठीक है, लेकिन अभी पढ़ना सिर्फ इतना है कि लाइट सीधी सीधी इस तरीके से उसको ऐसे सीधा सीधा निकलना था, लेकिन वो बेंड हो गई, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यहाँ पे अपने सीधे रास्ते से नहीं गई. ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन. अब भाई बात आएगी कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है. जैसे ऐसा क्यों है कि जब पानी में पेंसिल रखी तो वो हमें सीधी सीधी क्यों नहीं दिख रही, क्यों रिफ्रैक्शन हो रहा है. दैट इज बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है. लाइट की जो स्पीड होती है, एयर में अगर आप उसकी स्पीड देखोगे अलग होती है, जो वाटर में लाइट की स्पीड होती है वो अलग होती है, किसी सॉलिड में देखोगे तो वो स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है. तो लाइट अपना एयर में मस्त इतनी स्पीड से जारी एकदम से ग्लास का स्लैब आ गया. अब यहाँ पे जाके एकदम से उसकी स्पीड हल्की हुई, मान लो फिर से ग्लास से बाहर आ गई तो वो फिर से उसकी स्पीड तेज हो गई. सो क्या हो रहा है, उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, इसलिए हमें ये रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है. ठीक है, चलो अब इसको इधर कर लेते हैं. सो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. नाउ स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एज द बीम लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम. अरे मैम अभी तो मीडियम बताया था, अभी ये रेयरर और डेंसर मीडियम क्या होता है. देखो वही मीडियम्स वही है, सॉलिड लिक्विड गैस. रेयरर और डेंसर, भाई डेंसर वर्ड ही बता रहा है जो ज्यादा डेंस हो. जैसे अगर मैं बात करूं एयर, तो वो तो रेयर है,
ऐसे मस्त हाथ वाथ सब हिला सकते हैं हम। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वुडन लॉग रख दूं या एक वुडन का गेट हो, क्या मैं उस पे मस्त हाथ हिला सकती हूँ ऐसे ऐसे? नहीं हिला सकती, लग जाएगी भाई मेरे। सो दैट मीन्स सॉलिड जो हो गया वो डेंस हो गया। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, एयर हमारी रेयरर मीडियम हो गई। जैसे जैसे हम लिक्विड में जाएंगे तो वो क्या हो गया, डेंस होता जा रहा है। सॉलिड में जाओगे और डेंस हो गया। सो दैट मीन्स रेयरर अगर एयर है तो सॉलिड हमारा डेंसर हो गया। सो यही कंपैरिजन अगर मैं लिक्विड और सॉलिड में करूं तो लिक्विड हमारा सॉलिड से कम डेंस है, तो यहाँ पे लिक्विड हमारा रेयरर मीडियम बन जाएगा और सॉलिड हमारा डेंसर मीडियम बन जाएगा। गॉट इट? एंड यही कंपैरिजन अगर एयर और लिक्विड में हो रहा होता, बेसिकली मतलब गैस और लिक्विड में अगर आप कर रहे होते बच्चे, सो क्या होता, यहाँ पे गैस हमारा जो है वो रेयरर मीडियम होता, मतलब एयर इज रेयरर एंड लिक्विड हमारा डेंसर मीडियम हो जाता। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये समझ में आ गया रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। एक बार इसको मैं क्लियर कर देती हूँ एंड अब आगे बढ़ते। तो कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, चेंज इन लाइट होता है, इसीलिए हमारा रिफ्रैक्शन होता है। एंड उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस एज द बीम ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। नाउ इमेजिन करो यार, एयर है, ठीक है, उसमें जब आप हाथ इतनी आराम से घुमा पा रहे हो तो लाइट कितनी फटाफट भाग के ट्रेवल कर सकती है। वहीं अगर डेंसर मीडियम आ गया, पानी का एक टब लो, उसमें हाथ हिलाओ, इतनी आराम से नहीं हिलेगा। सो जो स्पीड ऑफ लाइट है, जितना मीडियम हमारा डेंस होता जाएगा स्पीड कम होती जाएगी। ठीक है, तो बड़ा नॉर्मल से, इसमें कुछ याद करने वाला तो नहीं है। जैसे मेरे हाथ की स्पीड इतनी तेज एयर में है, उतनी तेज मेरे हाथ की स्पीड पानी में नहीं होगी, है ना, उससे बिल्कुल कम हो जाएगी किसी सॉलिड पे अगर मैं मार रही हूँ। सो दैट मीन्स जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाएगा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ लाइट हमारी डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे वो ट्रेवल कर रही है रेयरर से डेंसर में। ठीक है, अब इसमें एक फैक्ट और भी है। वो फैक्ट ये है बच्चे कि यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको बेंडिंग का बताया, जैसे ये हो गया हमारा, यहाँ से लाइट आई एंड मैंने आपको बताया कायदे से तो देखो लाइट को ऐसे करके सीधा सीधा जाना चाहिए था पर वो नहीं गई। अब ये जो लाइट है ना, ये यहाँ पे जैसे हमने उसमें पढ़ा था, जो हमारा रिफ्लेक्शन था उसमें हमने पढ़ा था कि एक नॉर्मल होता है, तो यहाँ पे भी लेट्स सपोज ये मेरा नॉर्मल हो गया, सॉलिड बता देते हैं। अब ये जो रिफ्लेक्शन होगा ना, रिफ्रैक्शन होगा ना, बेसिकली यहाँ जाने की जगह या तो ये ऐसे जाएगी या ये ऐसे जाएगी। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी या कितना ज्यादा वो बेंड होगी? सो यहाँ से हमारा अगेन मीडियम वाला केस होता है, जैसे कि व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन मत देखना, वो बस बता रहे हैं कि कहाँ जानी चाहिए थी। ये नॉर्मल है हमारा, जब लाइट यहाँ से आई, क्योंकि वो रेयरर से, रेवर क्यों लिखा है यहाँ, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। मान लो वो एयर से ग्लास पे हिट कर रही है, सो रेयरर से डेंसर में जा रही है। अब उसका नॉर्मल ये था, तो वो देखो नॉर्मल के कितने पास आ गई, दिख रहा है कितने पास आ गई। एंड यही जब उल्टा किया, डेंसर से उसको रेयरर पे भेजा, तो ये उसका नॉर्मल था, वो पास आने की जगह दूर हो गई। देख रहे हो एंगल यहाँ कितना ज्यादा बढ़ गया और यहाँ पे कितना कम था। अब इसको याद कैसे करोगे बच्चे? इसको याद हम ऐसे करेंगे कि जब आप किसी रेयरर मीडियम में हो और मान लो भाई वहां से डेंस में जा रहे हो, मतलब किसी जंगल में जा रहे हो, तो क्या करोगे? आप सब फटाफट पास में हो जाओगे किसी की कि वो हमें बचा के रखे। ऐसे ही ये रे करती है, जब वो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के पास हो जाते। तो हमें याद रखना है, जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगी तो ऑलवेज टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों पास आ गई भाई? क्योंकि उसको पता है कि मैं एक डेंस जगह में जा रही हूँ, मुझे हेल्प चाहिए किसी की, इसलिए वो नॉर्मल के पास आ गई। सिमिलरली इसका ऑपोजिट होगा, अब वो डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, डेंसर से वो रेयरर में जा रही है। अब उसको पता है अब मुझे किसी का डर नहीं, तो उसने दिया धोखा और वो नॉर्मल से दूर जाने लगी कि चल चल अब मैं अकेले ट्रेवल कर लूंगी, चलो चलो निकलो। सो क्या होगा इस केस में? जब भी हम डेंसर से रेयरर में जाएंगे, क्योंकि पता है इतने खतरनाक वाले रास्ते में हो, आप किसी आराम वाले रास्ते में जा रहे हो, तो यू कैन मूव अवे फ्रॉम इट। सो देयरफॉर जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। गॉट इट? समझ में आ गया?
चलो ये चीज समझ में आ गई, अब चलते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब आपने सबने देखा होगा, इस तरीके का ग्लास स्लैब होता है। वैसे तो यार पेपर वेट वाला जो होता है वो बहुत रेक्टेंगुलर आते हैं, वैसा कुछ देख रखा होगा, नहीं तो फोटो में देख के पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे लाइट ट्रेवल कैसे करेगी, क्योंकि लाइट यहाँ से पास हुई। अब इसमें पहले इमेज में समझेंगे, फिर इसके पीछे का फिजिक्स समझेंगे। सो यहाँ से लाइट गई हमारी, ठीक है। अब क्योंकि वो ग्लास में मीडियम चेंज हुआ, एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है, सो बच्चे रेयरर से किधर जा रही है, डेंसर में जा रही है। सो बेंडिंग होगी एंड ये हुई बेंडिंग एंड इधर चली गई, ठीक है, परफेक्ट। आगे अब फिर से वो इस ग्लास से बाहर निकल रही है, एक और बार रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि अब फिर से वो डेंसर से रेयरर में जा रही है। सो क्या होगा, फिर से लाइट बेंड हुई और वो ऐसे चली गई। मैं जरा अगर ये हटाऊं सो आप देखोगे यहाँ पे डबल बेंडिंग हुई, पहले यहाँ से आई बेंड हुई, फिर से बेंड होके बाहर गई। सो डबल बेंडिंग हुई यहाँ पे, क्योंकि पहले वो एयर से ग्लास में गई, फिर ग्लास से बाहर भी गई, ठीक है। अब इसको जरा फिजिक्स की टर्म्स में समझते हैं, कैसे बेंडिंग हुई, कितनी बेंडिंग हुई। सो अब इमेजिन करो ये आपका ग्लास स्लैब है, ठीक है। लाइट आई है, इधर से आ रही है, ये हमारी लाइट आई। अब जैसे यहाँ पे हिट करी, रुक गई, रुकती नहीं है लेकिन हम ऐसे मान लेते हैं कि हमने कहा रुक रुक रुक, हम बताते हैं किधर जाना है। हमने कहा चलो भाई लाइट तुम इधर आई हो ना, ये तुम्हारा नॉर्मल है। अब जरा मेरे को बता दो, अभी हम पढ़ के आए हैं वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है एयर से ग्लास में, मतलब एक रेयरर से डेंसर में। तो क्या करना चाहिए, क्या बनता है, रेयरर से अगर डेंसर में जा रहे हो डर लगेगा, टूवर्ड्स नॉर्मल। सो ये नॉर्मल है हमारा, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती हुई वो यहां तक आ गई, ठीक है। अब हमने कहा रुक जा बाहर मत जा, अभी 1 मिनट रुक। अब यहाँ पे उसने कहा रुक जा, बाहर जाने से पहले हमने कहा रुक जा, हमें नॉर्मल बनाने दे। फिर से ये रहा नॉर्मल, हमने बना दिया। अब क्या हो रहा है, अब उसको ग्लास से कहाँ जाना है, एयर में जाना है, फिर से डेंसर से रेयरर में जाना है। रेयरर में जाके वो कह रही है मैं अकेले ट्रेवल कर लूंगी, तो कहाँ जाती है वो, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल था, अब देखो जरा कितनी चालू है, अब नॉर्मल से दूर चली गई। यहाँ पे एंगल्स देख लो, समझ में आ जाएगा। ये देखो कितनी पास थी और यहाँ देखो कितनी दूर हो गई है। सो दिख रहा है ना। सो यहाँ पे डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहले वो जब यहाँ पे गई तो इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि वो रेयरर से डेंसर में जा रही थी, एंड जब डेंसर से उसको बाहर निकलना था तो फटाफट वो दूर हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। सो यहाँ पे हमारा डबल रिफ्रैक्शन हुआ। इसको जरा पढ़ लेते हैं, कैसे लिखेंगे हम एग्जाम में आ गया तो। In the case of a rectangular glass slab, a ray of light suffers two refractions, one at the air glass interface, पहला जो एयर और ग्लास का इंटरफेस है वहां पे रिफ्रैक्शन आता है, एंड द अदर एट द ग्लास एयर, दूसरा ग्लास से एयर वाले पे आता है। एंड अब एक नई चीज और यहाँ पे देखना, the emergent ray is parallel to the direction of the incident ray। अब ये emergent ray क्या है पहले तो यही बताओ। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ, यहाँ पे अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें, पहले बेसिक तो पता है ना भाई, वो यहाँ से आई, ये नॉर्मल बना, यहाँ पे बेंड हो गई थोड़ी सी, जाते 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 फिर से अब वो बाहर जा रही है, ये नॉर्मल था तो वो फिर से इतना बेंड हो गई, ठीक है। ये तो बेसिक है कि लाइट ने ट्रेवल किया। अब वो कह रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो हमारी इमर्जेंट, जिसको वो इंसिडेंट रे है ना बेसिकली, उसको बोल रहे हैं जैसे अगर यहाँ से लेट्स सपोज ये सीधी जाती, कोई रिफ्रैक्शन ना होता, बिल्कुल सीधी जाती हमारी, अगर इंसिडेंट रे बिल्कुल सीधी जाती तो ये होती इमर्जेंट रे। बेसिकली यहाँ पे मीन्स है बाय द रिफ्रैक्टेड रे, जो निकल रही है एक्चुअल में। सो एक्चुअल में जो रे निकली वो ये है, अगर इंसिडेंट रे सीधी जाती, कोई रिफ्रैक्शन ना होता तो वो ये वाली होती। अब क्योंकि रिफ्रैक्शन 2 बार हुआ इसलिए वो यहाँ लाइट निकलने की जगह यहाँ लाइट निकले। तो बस उन्होंने इतनी सी बात बोली है कि ये जो इंसिडेंट रे है इसको अगर एक्सटेंड कर दोगे तो जो आपकी इमर्जेंट रे है वो दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। इंसिडेंट रे को सीधा आगे लेके जाते रहो और अपनी जो निकली है रे उसको भी आगे एक्सटेंड करते रहो, दोनों पैरेलल होती है। इसका कोई लेना देना नहीं है आगे, बस एक पॉइंट है, याद रख लेना, ठीक है। चलो डन, आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ करे थे, अब रिफ्रैक्शन कह रहा है भाई उसके लॉ करके आए हो, मेरे भी लॉ करो। रिफ्लेक्शन के क्या लॉज करे थे बच्चे, हमने सिंपल किया था कि जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, तीनों एक प्लेन पे लाई करता है। लो जी, रिफ्रैक्शन का भी यही है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेज द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, इसी को वहां इमर्जेंट रे बोला गया था,
एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन्स, मतलब कोई यहाँ 3D वो नहीं है, एक ही प्लेन पे तीनों चीजें लाई करती है। पहला लॉ तो सेम ही है। दूसरे लॉ में अब भैया जो रिफ्लेक्शन वाला था ना, हाँ कहोगे ये क्या आ गया मैम, इसको जरा साइड कर देती हूँ मैं पहले। अब जब हमारा हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, बड़ा सिंपल सा था कि इस तरीके से, अरे ये लाइन कैसे आ गई एक मिनट, हाँ बड़ा सिंपल सा हमने पढ़ा था, ये एक प्लेन है, यहाँ पे आई हमारी इंसिडेंट रे और वो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गई, इस तरीके से चली गई, ये हमारा नॉर्मल हो गया था। हमने बोल दिया एंगल आई जो है वो इक्वल होता है एंगल आर के, खत्म। रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ ये था। लेकिन जब हम रिफ्रैक्शन पे आते हैं, अब साइंटिस्ट लग गए भाई कि यहाँ तो एंगल सेम आ ही नहीं रहा, अब बच्चों को क्या बताएं हम, कैसे बोले एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, इसमें तो क्योंकि नहीं हो रहा। फिर उन्होंने बड़ी तिगड़म लगाई, बड़ी मेहनत करी और वो निकाल के लेके आए कि देखो आई और आर में कोई रिलेशन तो है, और रिलेशन क्या है, अगर आप साइन ए अपॉन में साइन आर करते हो, साइन ए, साइन याद है ट्रिगो में पढ़ा था, साइन कॉस टैन थीटा वगैरह ये सब पढ़ा था ना, वही वो वाले साइन की बात आ रही है। साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल होता है कांस्टेंट के। क्या रिश्ता बताया उन्होंने कि जो भी एंगल आई है ना, साइन आई की वैल्यू निकाल लो, साइन आर की वैल्यू निकाल लो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, पढ़ देती हूं मैं। सेकेंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री, टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे यहाँ पे 19.5 डिग्री है तो साइन 19.5 की वैल्यू निकाल लो, इज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम स्नेल्स, यार मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जब बोल रही हूँ कभी कभी रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन तो नहीं लग रहा तुम्हें, समझ जाना है वीडियो रिफ्रैक्शन की है तो ज्यादातर बात हम रिफ्रैक्शन की कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देती हूँ। प्रैक्टिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हमने, ये एंगल बना हमारा 30 डिग्री का, ये एंगल बना 19.5 डिग्री का। जब आपने साइन 30 अपॉन साइन 19.5 की वैल्यू निकाली तो 1.5 है। डरना नहीं कि साइन 19.5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो हमने सीखा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं निकालना, बस याद करना कि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो इसको जब आपने इसकी वैल्यू निकाली 1.5 आई, यहाँ पे देखा आपने साइन 60 अपॉन साइन 35.5 था, इसकी वैल्यू निकाली 1.5, दोनों सेम है, दोनों कांस्टेंट है। लेकिन कुछ बच्चों में इतना चुल होता है ना, वो कह रहे कांस्टेंट मतलब क्या, कांस्टेंट कैसे आ गया, क्या डिसाइड हो गया कि कांस्टेंट ये नंबर आएगा, फिर वो पीछे पड़ गए इस कांस्टेंट के बारे में बताओ। तो कोई बात नहीं, और रिसर्च करी गई और फिर ये बताया गया कि ये जो कांस्टेंट है ना ये इक्वल होगा इसके। अब ये क्या है, इंडेक्स जो हमारी आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें बड़ी शराफत से इसको नॉर्मल ऐसे एन बना के लिखा हुआ है, सो आप भी एन बना सकते हो, पर ये है क्या, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां से हमारा एक और टॉपिक जुड़ गया कि ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स स्टडी अबाउट refractive index. Now refractive index means बेटा ability of material to bend light. अब लाइट जिस मटेरियल पे पड़ रही है, ग्लास पे पड़ रही है, वाटर पे पड़ रही है, डायमंड पे पड़ रही है, किसी भी मेटल पे पड़ रही है, उस मटेरियल की कितनी एबिलिटी है, वो कितना लाइट को बेंड कर सकता है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। जैसे एयर की अगर हम बात करें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, एंड डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है वो लाइट को उतना ही ज्यादा बेंड करता है। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। सो इस एग्जाम्पल से हम ये चीज बोल सकते हैं, जैसे एयर हमें पता है रेयरर होती है एंड डायमंड हमें पता है डेंसर होता है। सो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि जितना रेयरर होगा उतना बेंड कम करेगा, जितना डेंसर होगा उतना वो बेंड ज्यादा करेगा। सो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेचर ऑफ मीडियम से, कि जो मीडियम है उसका नेचर क्या है। जैसे अगर इन दोनों के बीच में वाटर है तो वो कहीं बीच में होगा, वो डायमंड से कम बेंड करेगा और एयर से ज्यादा बेंड करेगा। मतलब जितना वो ज्यादा रेयरर है उतनी बेंडिंग कम होगी, जितना ज्यादा डेंस है उतना वो बेंड ज्यादा करेगा। या हम बोल सकते हैं जितना वो रेयरर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा, और जितना वो ज्यादा डेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। सो दैट मीन्स आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ मीडियम।
एंड बाय नेचर ऑफ मीडियम हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चीज रेयरर है कि डेंसर है। ठीक है बच्चे, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरी बात होगी स्पीड ऑफ लाइट की, कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर वो कह रहे हैं लाइट की स्पीड ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अब ये तो बड़ी बेसिक सी बात नहीं हुई, क्यों? स्पीड कहाँ पे लाइट की ज्यादा होती है, रेयरर मीडियम में। और ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं कि रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है। तो भैया क्या होगा अगर उसकी स्पीड ज्यादा कब होती है, क्योंकि मीडियम रेयरर है तभी तो लाइट की स्पीड ज्यादा है, कि रेयरर है कुछ उसको लाइट को रोकने वाला है नहीं, मस्त स्पीड में लाइट ट्रेवल कर रही है। सो देखा जाए तो दोनों चीजें एक जैसी हुई, तो हुई स्पीड ज्यादा मतलब मीडियम रेयरर होगा तभी उसकी स्पीड ज्यादा, तो इंडेक्स कम होगा। हमने तो पढ़ा ही है जितना रेयरर होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होगा। समझ में आ रही चीजें कैसे आपस में जुड़ी हुई है? देखो एक बार फिर से समझते हैं इसको। लाइट की स्पीड अगर ज्यादा है, कब ज्यादा होगी बच्चे? जब हमारा मीडियम रेयरर होगा। अगर मीडियम रेयरर है, जितना ज्यादा रेयरर है उतनी लाइट की स्पीड ज्यादा है। एंड दिस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब वो कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और अभी हमने बोला जितना रेयरर होगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इसी का ही ऑपोजिट समझ लो, स्पीड कब ज्यादा होगी, लाइट की स्पीड कब कम होगी। अब कम वाला एग्जांपल ले लेते हैं। स्पीड कम कब होगी? जब चीज डेंसर होगी। जितनी ज्यादा डेंस होगी उतनी लाइट की, भैया अब उसके पास इतनी दिक्कत आ रही है, लाइट ट्रेवल ही नहीं कर पा रही, इतना डेंस है। सो स्पीड जितनी कम हुई मतलब उतना ही ज्यादा डेंसर है, और जितना डेंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो कहता है मैं तो उतना ही ज्यादा हूं क्योंकि मैं लाइट को ज्यादा बेंड कर सकता हूं। सो मतलब स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तीनों चीजें बच्चे आपस में रिलेटेड है। तो यहां से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाएं तो उनको सीधा सीधा बता देना बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेचर से। एंड व्हेन वी से नेचर ऑफ मीडियम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स अगर रेयरर होगा, जितना ज्यादा वो रेयरर है उसकी एबिलिटी टू बेंड लाइट कम होगी। तो जितना ज्यादा रेयरर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम, जितना ज्यादा वो डेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जितना डेंस है वो उसके पास एबिलिटी है कि वो लाइट को बेंड कर सके। बेचारा रेयरर मीडियम कहाँ इतनी मेहनत करके एयर को कह रही हूँ किसी भी लाइट को बेंड करेगा। ठीक है, सो पहला पॉइंट ये समझ में आ गया। दूसरा समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चे? स्पीड जितनी ज्यादा होगी, लाइट की स्पीड जितनी ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा, एंड लाइट की स्पीड जितनी कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां तक तो इजी लगता है। जब मैं ये दोनों बता देती हूँ ना तब कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि भैया स्पीड ज्यादा कब होगी? स्पीड ज्यादा तब होती है जब मीडियम रेयरर होता है। स्पीड ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रेयरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, आपस में जुड़े हुए हैं। स्पीड कम कब होती है? जब मीडियम डेंसर हो जाता है। स्पीड कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। समझ में आ गया? ये दोनों चीजें समझ में आ गई, सो डन है। चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया। अब जरा जब हम बार बार स्पीड की बात करें, अगर आ गया क्वेश्चन कि चलो भैया इतना तुम्हें पता है, निकाल के दिखाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करना है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। भैया लाइट की स्पीड पहले मीडियम में कितनी थी उतना ले लो, फिर लाइट की स्पीड दूसरे मीडियम में, जैसे मान लो पहला मीडियम आपका एयर था तो उसमें लाइट की स्पीड कितनी थी वो लिख लो। दूसरा मीडियम अगर आपका ग्लास था तो उसमें लाइट की स्पीड कितनी थी वो लिख लो। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे छोटा सा एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे क्या क्या मीडियम 1 और मीडियम 2 लिया, जब मैं इसको लिखूंगी ना आई विल राइट इट एज N21। यूजली देख के ऐसा लगेगा N, मतलब इसको अगर लिखना है तो लिखेंगे N, ऊपर 1 लिया फिर 2 लिया तो 1 2 लिखना चाहिए, बट ये उल्टा होता है। यहाँ पे ध्यान रखना है बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो इसमें हम पहले सेकेंड वाले को इज्जत देते हैं। सो अगर आपके पास आए N21 सो दैट मीन्स आपको मीडियम 1 पहले लेना है
एंड मीडियम 2 बाद में लेना है, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो जाते हैं, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 1 लिखा है तो मतलब ऊपर 2 आएगा नीचे 1 आएगा, बट होता इसका उल्टा है। अगर 2 1 लिखा है तो मतलब मीडियम 1 ऊपर आएगा, मीडियम 2 नीचे आएगा। एंड अगर n 1 2 लिखा है तो मतलब मीडियम 2 ऊपर आएगा एंड मीडियम 1 नीचे आएगा। गलत होगी स्पेलिंग, MEDI, अरे अब करके ही लिख देती हूँ मैं, मीडियम 1 नीचे आएगा, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि हम फर्स्ट का, पहले फर्स्ट है तो फर्स्ट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू 2, फर्स्ट मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं ऐसे। लेकिन अगर 1 2 लिखा है मतलब 2 ऊपर 1 नीचे, और 2 1 लिखा है मतलब 1 ऊपर 2 नीचे, तो ये उल्टा, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है जब ये कुछ उल्टा सा आ जाता है ना, कि सीधा साधा चल रहा है तो उल्टा लिखने की क्या जरूरत है, तो वो एक्स्ट्रा चीज है, यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ बड़ा बड़ा कि ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब लास्ट में लिखा हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? कुछ नहीं होता भाई, इट इज of a medium is defined as the ratio of the velocity of light, speed ही है, एकदम से नया वर्ड डाल देते हैं आपको डराने के लिए, of light in vacuum to the velocity of light in medium, ठीक है। किसी का भी जब हम कंपैरिजन करते हैं वैक्यूम के साथ, तो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? डन हो गया हमारा टॉपिक। इस टॉपिक को थोड़ा सा मैंने स्ट्रेस ज्यादा दिया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इतने इसके क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के नहीं आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, बट ये टॉपिक ही समझ में नहीं आता, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो पता नहीं कैसे टॉपिक ही निकल गया, इसलिए थोड़ा सा मैंने ज्यादा इसको टाइम दिया। इन शॉर्ट आपको बस ये याद रखना है बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता है कि किसी भी मटेरियल की कितनी एबिलिटी है लाइट को बेंड करने की, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्लियर? डन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब बात कर लेते हैं स्फेरिकल लेंसेज की। जैसे हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करके आए हैं, ऐसे ही हमारे पास लेंसेज भी होते हैं, और जो नाम वहां थे वही नाम इधर है, पढ़ लेते हैं। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज फॉर्म बाय जॉइनिंग टू पीसेज ऑफ स्फेरिकल ग्लास। देयर आर टू टाइप ऑफ लेंसेज। सो अब ये लेंस कैसे बनता है? एक होता है कनकेव, इसको ऊपर कर लेते हैं, एक हो गया हमारा इस तरीके से कनकेव लेंस, एक होता है कन्वेक्स जो इस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद कैसे रहेगा कि मैम कनकेव ऐसा बनेगा, कन्वेक्स ऐसा बनेगा, तो उसको आप ऐसे याद करके आओगे कि जैसे अभी आप मिरर पढ़ के आए हो, तो कनकेव मिरर कैसा था बच्चा? ऐसे था, तो दिख रहा है भाई ये कनकेव था, यहाँ से ये अभी भी ऐसा ही है, इसके आगे उन्होंने पूरा करके कनकेव लेंस बना दिया। ऐसे ही जब हम लेंस पढ़ के आए, मिरर पढ़ के आए, तो कन्वेक्स हमने मिरर ऐसे पढ़ा था, उसी के आगे ऐसे कर दोगे तो वो कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं ना, तो ये आपस में अगर हम मिरर्स के कंपेयर करें, रुकना जरा, इसका और इसका भी हटा देती हूं, अगर हम मिरर से इसको कंपेयर करें ना, तो देखा जाए तो हमारा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर ना दोनों अलग अलग होंगे। कैसे? सबसे सिंपल एग्जांपल है, जब हमने कनकेव मिरर किया था तो हमने उसके 6 रे डायग्राम्स देखे थे, यहाँ पे वही 6 डायग्राम्स हमारे कन्वेक्स लेंस के हैं। कन्वेक्स के हमने देखे थे सिर्फ 2 रे डायग्राम्स, इधर वही कनकेव का हाल है, ठीक है। यहाँ पे वो हमारा जो कन्वेक्स था वो क्या करता था, ऐसे करके लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता, रिफ्लेक्ट कर देता था। सो हमने कहा था ये बेचारा क्या है, ये हमारा डाइवर्जिंग है। इधर वही काम कनकेव कर रहा है, ये हमारा डाइवर्जिंग हो जाता है। यहाँ पे कनकेव को हमने कहा था ये हमारा प्यारा बच्चा है, ये ऐसे जाता है, ऐसे एक पॉइंट पे कर देता है, ये हमारा कन्वर्जिंग है। इधर ये काम ये करता है, ये कन्वर्जिंग हो गया। तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसे इनकी आपस में रिवर्स मिलेगी। अब आप कहोगे मैम आपको तो आसान लग रहा है, हम जो कंफ्यूज होंगे उसका क्या? पर मैम बैठी है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, धीरे धीरे करके समझेंगे। चलो बात कर लेते हैं आप एक एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा लाइट पास थ्रू कैसे करती है लेंस के। जैसे अगेन मैं कंपैरिजन साथ साथ करती हुई चलूंगी ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट आपके मन में ना आ रहा है। जब हमने बात करी थी इस तरीके से, हमारे पास था हमारा कनकेव मिरर, हमने कहा लाइट पास होती है, ऐसे जाती है, पैरेलल है इसके, फोकस से पास हो जाएगी, क्योंकि क्या करता है ये मिरर है, इसके पीछे का आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो जो रिफ्लेक्शन है यही होगा, ठीक है। जब हमने कन्वेक्स मिरर की बात करी तो हमने कहा लाइट ऐसे जाती है, अगेन पैरेलल है, क्योंकि सामने हमें ये दिखता है, एक्चुअल में पीछे वो फोकस पे बिहाइंड द मिरर कुछ मिल रहे हैं, उनका अलग बात है। सो हमने कहा था लाइट ऐसे पास करती है। बट जब हम लेंस की बात करते हैं बच्चे, लेंस तो ग्लास का है,
उससे तो लाइट पास थ्रू हो जाएगी। सो कैसे पास थ्रू होती है, यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ पे भी एक ये इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, अभी टर्म्स भी डिस्कस करेंगे। एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने इसकी बना ली। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ पे हमारी लाइट ऐसे जाती है, अगेन सेम फिनोमिना, पैरेलल है, फोकस से पास हो जाएगी, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, रिफ्रैक्ट। आपने देखा क्या हुआ, लाइट गई बेंड हो गई, यहाँ पे हुआ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये ग्लास है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो वो ऐसे करके क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ उसमें। ठीक है, अब अगर हम कनकेव की बात करें, अगेन एक लाइन आई, टेढ़ी बन गई बहुत ज्यादा, एक लाइन आई विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्योंकि यहाँ पे इसको डाइवर्जन का काम करना होता है, सो ये क्या करता है, ये लाइट को उधर भेज देता है, पीछे रिफ्लेक्ट बैक तो नहीं कर सकता, रिफ्लेक्शन तो नहीं कर सकता, इसको रिफ्रैक्शन करना है, सो ये लाइट को उधर भेज देता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी फिनोमिना यही है कि एक्चुअल में पीछे से देखोगे तो वो इधर भाई यहाँ पे उसका फोकस बना हुआ, इसलिए वो उस डायरेक्शन में भेजता है। पर पॉइंट समझ में आ गया, मिरर के केस में रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, क्योंकि मिरर के पीछे का आपको नहीं दिख रहा होता, लेकिन लेंस एक ट्रांसपेरेंट वो है, मैं भी आपको लेंस भी दिखाती हूँ, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें लाइट पास होगी तो वो आगे लाइट दिखेगी ना, इसलिए यहाँ पे जब कोई चीज यहाँ पे होती है तो वो रियल ही है, और इस केस में अगर इधर कुछ बन रहा है तो वो वर्चुअल होता है। ठीक है, बड़ी सारी ऐसे आपको कंफ्यूजन होंगी, आई नो, बट धीरे धीरे करके जब हम सिर्फ टॉपिक्स की बात करेंगे, अभी मुझे एक्स्ट्रा बताना नहीं चाहिए था, बट चलो समझ लो कि आगे जो चीज जा रही है वो हमारे लिए नेचुरल है। मिरर के केस में क्योंकि बच्चे मिरर ये बैक साइड होती है, बैक साइड नहीं दिखता, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब हम बोल देते हैं बिहाइंड द मिरर हो रहा है, बट इस केस में अगर आप इस एरिया की बात करो तो ये बिहाइंड द लेंस नहीं है, लेंस आपका ट्रांसपेरेंट है, दोनों एरियाज आपको दिख रहे हैं। ठीक है, डन, क्लियर हो गया, लाइट पास कैसे होगी हम आ गया। आगे बढ़ जाते हैं, अब कनकेव लेंस की बात करते हैं। इसकी कनकेव लेंस दिखता कैसे है, देखो इस तरीके से आपका एक कनकेव लेंस होता है, इसको पास से देख लो, विजिबल है, रुको मैं ऐसे हैंड, जैसे वो मेकअप आर्टिस्ट दिखाते हैं ना प्रोडक्ट्स, सो कैन यू सी दिस, या मेरे को इसमें कैमरा में ऐसे लग रहा है पूरा ट्रांसपेरेंट आ रहा है, दिस इज आवर कनकेव लेंस लुक। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रख के दिखा देती हूँ मैं इस तरीके से। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो कैसा होता है, अ लेंस विच इज थिनर एट द मिडल एंड थिकर एट द एज इज कॉल्ड द कनकेव। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इसको बीच में से देखोगे, सो ये कितना पतला सा है, यहाँ पे इट इज वेरी थिन, लेकिन अगर इसके एंड्स देखोगे तो यहाँ से ये थिक है। सो इस तरीके से यहाँ पे देख लो भाई, ये है हमारा ऊपर के एंड्स देख लो, यहाँ से थिक है और यहाँ से ये बिल्कुल पतला सा है, मतलब इट इज कर्व्ड इनवर्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे अब ये इसका काम क्या होता है, लाइट को कैसे पास करता है, हमने देखा था इस तरीके से अगर लाइट आ रही है बच्चे तो ये इसको इधर भगा देगा, यहाँ से लाइट आ रही है, ये तो चलो सीधी चली गई, यहाँ से आई इसने इधर भगा दिया, तो ये क्या कर रहा है, लाइट को फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। अब यहाँ पे देंगे हम इसको एक स्टार, बिकॉज ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया। जब हमने कनकेव मिरर पढ़ा था वहां पे वो कन्वर्जिंग होता है एंड कनकेव लेंस हमारा डाइवर्जिंग होता है। क्लियर है, समझ में आ गया इस तरीके से। बाकी अगर आप चैनल पे शॉर्ट्स चेक करोगे तो हमने इसके एक्सपेरिमेंट भी कर रखे, कैसे ये डाइवर्ज करता है लाइट को और कैसे कन्वेक्स कन्वर्ज करता है, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगी। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हमारा कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। अगेन इसको थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ मैं, दिख रहा है, ये फोकस हो रहा है इस पे, अब शायद हो रहा है। सो दिस इज आर कन्वेक्स लेंस। इस तरीके से हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, ये देख लो यहाँ पे इमेज बनी हुई है, ये हमारा लेंस है। इसका काम क्या होता है, अगर पहले हम इसकी शेप पे जाएं तो अ लेंस विच इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एज इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे अगर इसको देखोगे, इसका जो एंड्स है, इसके एंड्स बिल्कुल थिन है एंड बीच में से, जैसे वो वहां से ऐसे बेचारा स्लिम सा था, ये यहाँ से थिक है और इसके एंड्स जो है वो थिन है। ठीक है, in a convex lens at least one of its surface is bulging out at the middle। अब इसके surface हमें दिख रहा है bulge out कर रहा है, मतलब it is curved outward इस तरीके से। ठीक है, डन। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अगेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है भाई, जब वहां पे कन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर था, यहाँ पे हमारा कन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस है लेंस और मिरर का। ये क्या करेगा, लाइट आई, इसने कहा ठीक है फोकस से पास करा दो, फिर से लाइट आई, फोकस से पास करा दो, ये तो चलो प्रिंसिपल एक्सिस ही मान लेना, इसको कंफ्यूज करेगा वरना। लाइट आई पैरेलल, पास कर दो इसको वहां से फोकस से। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रही थी मैं। सो ये क्या कर रहा है, लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए कन्वेक्स लेंस इज अ
कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे, ऐसे नहीं हो रहे हो परेशान हो जाएंगे, होगा नहीं, कोई बात नहीं, याद रख लेना, छोटी सी चीज है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मिरर के केस में हमने वो देखा था पोल होता है, हमने देखा था फोकस होता है, कन्वेचर होता है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इन कंपैरिजन टू मिरर के कंपैरिजन में ही कर लेंगे। सबसे पहले तो देखो ये हमारे पास क्या है बेटा, मैं बार बार लिखती रहूंगी, जैसे मिरर में लिखते रह रहे थे तो आपको याद रहा था। ये है हमारा कन्वेक्स लेंस एंड ये है हमारा कनकेव लेंस। ठीक है बच्चे, अब देखो यहाँ पे अगर हम टर्म्स की बात करें तो ये जो स्ट्रेट लाइन थी जब हम मिरर डिस्कस कर रहे थे, इस तरीके से कन्वेक्स पढ़ा था, ये स्ट्रेट लाइन क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस थी, अभी भी ये प्रिंसिपल एक्सिस ही है। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। सेम गोज फॉर दिस वन, ये लाइन भी हमारी क्या है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके डन। अब वहां पे हमने देखा था, यहाँ पे कनकेव भी बना लेते हैं कि ये हमारा कनकेव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस सेम है। वहां पे हमने बात करी थी ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है, रिकॉल कर लो जरा, इस पॉइंट को क्या बोलते थे हम, मिरर के केस में इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। करेक्ट, रिमेंबर, यहाँ पे जब हम बात करते हैं ये जो पॉइंट होता है, जैसे इसका ये पॉइंट है एंड अगेन यहाँ पे इसको अगर मैं स्ट्रेट लाइन से करूँ तो यहाँ पे जो मिडल पॉइंट है ये होता है ओ। ओ इज बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जैसे वहां पे P लिखते थे इसको पोल के लिए, इसको हम O लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था ये हमारा कौन सा है, कन्वेक्स है, इसमें हमारे इस तरफ पे होते थे, कलर चेंज करते हैं, यहाँ होता था हमारा फोकस, इधर होता था हमारा कन्वेचर। सेम अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारा होता था फोकस एंड यहाँ पे हमारा होता था कन्वेचर। ठीक है, इधर फोकस का नाम तो अभी भी सेम है, दोनों तरफ आपको दिखेंगे, इधर भी और यहाँ भी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये अभी भी फोकस है, लेकिन इधर दो फोकस हो गए। अब दिक्कत हो गई ना भाई, एक फोकस ये रहा, एक फोकस इधर रहा। इसको नंबरिंग कर दी कि इधर यहाँ से शुरू हो रहा है ना पेज, ये F1 हो गया और ये F2 हो गया। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखा जाए ये हो गया हमारा F1 एंड ये हो गया हमारा F2। इधर वाले वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इस केस में इधर वालों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बट F1 F2 नाम दे दिया हमने। उसके बाद जो ये कन्वेचर था, यहाँ पे कन्वेचर कुछ नहीं होता, यहाँ पे होता है 2F और इधर भी 2F, मतलब टॉइज ऑफ F बेसिकली। अब इधर F1 है तो ये भी F1 हो गया, इधर F2 है तो ये भी F2 हो गया। ये आ गया F1, ये आ गया 2F1, ये आ गया F2 और ये आ गया 2F2। क्लियर, यही सारी टर्म्स है, यही हमने यहाँ पे पढ़ी थी, यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। P हमारा O हो गया, F हमारा F1 F2 हो गया, C हमारा 2F1 2F2 हो गया। सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो, ये भी 2F1 हो गया, वहां पे अगर आगे एक्सटेंड करके पॉइंट लगाओगे, वैसे उधर जरूरत नहीं पड़ती, तो वो 2F2 हो जाएगा। क्लियर, डन, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे अब हम बात करते हैं रे डायग्राम के रूल्स की। जैसे जो रूल्स आपके मिरर में थे सेम, मैंने बोला ना रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ के आओगे तो रिफ्रैक्शन बहुत इजी लगेगा। सारे रूल सेम है, बस जो यहाँ पे लाइट पास होने का तरीका है, क्योंकि मिरर के केस में रिफ्लेक्ट होती थी, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होती है। बस वो डिफरेंस है, बाकी रूल सारे सेम है। ठीक है, आओ एक बार सीख लेते हैं। पहला रूल है बच्चे, अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the principal focus on the other side of the lens in case of convex, or appears to diverge from the principal focus on the same side of the lens in case of concave। इतना बड़ा लिख देते ना, ऐसा लगता है ओए होए बड़ी मुश्किल चीज हो गई। सिंपल समझो, याद क्या रखोगे बच्चे, यहाँ पे याद सिर्फ ये रखना है कि ये जो हमारा लेंस है बेटा, ये है कन्वेक्स एंड लेंस के केस में इसका काम होता है कन्वर्ज करना, एंड ये है हमारा कनकेव एंड इसका काम है लाइट को डाइवर्ज करना। ठीक है बच्चे, सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है। क्या करेंगे, पहली बनाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से, कलर इसका भी चेंज कर लेते हैं, इस तरीके से आपकी रे आई है। क्या होगा बेटा, क्या कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस है तो क्या करेगा, ये आगे की तरफ ही जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक तो नहीं कर सकता क्योंकि लेंस है। क्या करेगा, ये फोकस से पास होगा, इट विल। अच्छा ये देख लेना, यहाँ पे मैंने एक मिडल लाइन बनाई है, यहाँ तक आता है, फिर वो आगे ऐसे फोकस से बेंड हो गई लाइट और ये फोकस से
पास हो गए। सो एरो लगा देते हैं, इधर से लाइट आई एंड ये इधर से निकल गई। क्या हुआ, यहाँ से आई, फोकस से पास हो गई। डन, क्लियर, समझ में आ गया। डाइवर्जन के केस में, डाइवर्जन के केस में क्या होगा, अगेन एक लाइट रे आई एंड अब वो कनकेव है, कनकेव लेंस है, वो डाइवर्ज करेगा, मतलब वो यहाँ पे इसको इस तरीके से आगे भेज देगा, इस तरीके से डाइवर्ज कर देगा। सो क्या करा, यहाँ से लाइट आई एंड ये इधर से डाइवर्ज हो गई। बट जैसे वहाँ पे कन्वेक्स मिरर का था, यहाँ पे भी अब ऐसा नहीं वो किसी भी डायरेक्शन में उसको डाइवर्ज कर देगा। इसको भी अगर आप ऐसे वापस 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 देखोगे, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा जा रहा होगा, समझ जाना, तो वो इधर फोकस से ही पास होगा, क्योंकि उसका F1 यहाँ पे है। इस केस में हमारा ये था, नाम इसका F1 F2 ही रहेगा। सो यहाँ से पास हुआ, यहाँ पे ये इस तरीके से आया। ठीक है, डन, क्लियर। अब चलते हैं, रूल क्या था, रूल तो याद है ना, पैरेलल है तो फोकस से पास होगा, पैरेलल है तो फोकस से पास होगा, बस ये डाइवर्ट है तो वो उधर निकल जाएगा। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। सेकंड रूल है हमारा, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस और अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ। अब यहाँ पे बार बार ऐसे क्यों लिखा होता है, क्योंकि भाई जब कन्वेक्स की बात करें तब तो फोकस से आता ही है, इसके केस में अपीयर होता है कि वो फोकस से आ रहे हैं, इसलिए ऐसे दो अलग लाइन में डिफाइन करते हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन दोनों ही केसेस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। जैसे अब कन्वेक्स की बात करें, ये फोकस है, फोकस से लाइन पास होती हुई, लाइट रे पास होती हुई इस तरीके से आ गई हमारी, एरो लगा देते हैं, यहाँ से लाइट रे पास होती हुई जाए, फोकस से अगर आ रही है बच्चे तो क्या होगा, इट विल गो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गया। एरो लगा लेंगे, यहाँ से लाइट आई, फोकस से आई थी, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से निकल गई। अब यहाँ की बात करें, अब भाई इस केस में हमें पता है जो लाइट आएगी ना, ऐसे हवा में नहीं आएगी, फोकस से पास होते हुए आनी है, तो हम पहले ही ऐसे बना लेते हैं कि देखो फोकस से पास होती हुई इधर से ऐसी कोई लाइट रे आएगी एंड देन इस पे इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग लाइन बना दी मैंने कि ये मेरी लाइट रे आई है। ठीक है, एरो लगा देते हैं। सो ये लाइट रे आई है, नाउ एक्चुअल में देखा जाए तो वो कहाँ से है, फोकस से इमर्ज हो रही है, सो दैट मीन्स ये जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो क्या हुआ, ये डॉटेड वाली नहीं दिखती हमें, यूं आई लेंस के ऊपर एंड इट विल गो पैरेलल टू आवर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारा, अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस और अ कनकेव लेंस इमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन। इसका मतलब है ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है, ये वाला पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, इसका ये वाला पॉइंट इज दी ऑप्टिकल सेंटर। वो कह रहा है अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो इस तरीके से सीधी निकल जाएगी, मतलब यहाँ से आई और शराफत से यहीं से ही सीधी निकल गई। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस पॉइंट, यहाँ पे कनकेव में इधर से आई और ऐसे सीधी निकल गई। एरो लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। 3 रूल्स हमने पढ़े हैं, 2 तो वही हमारे सेम जैसे हमने पहले पढ़े थे। क्या था उसमें, सिंपल सा था, अगर फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से पास हो गई, सेम रूल। एक हमने एक्स्ट्रा यहाँ पढ़ा कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगी बिना किसी उसके सीधी सीधी किसी डेविएशन के बिना सीधी सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अब इन्हीं की हेल्प से हम अपने रे डायग्राम्स बनाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हमारे जो कन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि आपको दिख ही रहा है इसकी प्रॉपर्टीज कनकेव मिरर से मिल रही हैं, सो इसके हमारे पास 6 रे डायग्राम्स है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट है हमारे पास एट इन्फिनिटी। तो स्टार्ट कैसे कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से कैसे ऐसे पैरेलल रेज आती है। ठीक है, ये हो गए एक पैरेलल मान लो ये हो गई। अब 2 पैरेलल रेज आई है हमारे पास, जरा एरो लगा देते हैं, एक ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे पड़ा है, तो लाइट की 2 रेज ऐसे आ रही है। अब क्या करेंगी लाइट रेज, यहाँ से फोकस से पास होके ये भी निकल जाएगी और ये भी ऐसे फोकस से पास होके निकल जाएगी। ऑल्सो आपने जब भी डायग्राम बनाना है बच्चे सब चीजें मेंशन करनी है। दिस इज F1, दिस इज 2F1, दिस इज F2 एंड दिस इज 2F2। ठीक है, और जाना है तो यहाँ पे O भी लिख देना। ठीक है, एंड एरोज लगाना नहीं भूलना, ताकि पता चले कि भाई ये आपकी इंसिडेंट रे है एंड ये जो यहाँ जा रही है दीज आर योर रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड केस है हमारा बियॉन्ड 2F1। 2F1 कहाँ होता है भाई, नाम लिख लो इनके, ये हो गया F1, दिस इज 2F1,
ये होता है हमारा F2 और ये हो गया 2F2। सो बियॉन्ड 2F1 मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा इसको रख देते हैं हम यहाँ पे कहीं। ओके डन, क्लियर। अब क्या करना है बच्चे, यहाँ से एक लाइट रे भेजोगे इस तरीके से, ये लाइट रे कैसे जाएगी, फोकस से पास होते हुए इधर निकल जाएगी। दूसरा आप क्या करें, मिरर वाले केस में तो हम कन्वेक्टर की हेल्प ले लेते थे, अब एक ऑप्शन तो आपके पास यही है कि आप दूसरी लाइन ऐसे फोकस से पास करा दो एंड देन फोकस से पास होके वो यूं जाके मिलेगी और वहां पे आपको मिल जाएगा। या जो हमने ऑप्टिकल सेंटर वाला पढ़ा है कि आप यहां से एक लाइट रे भेजो डायरेक्ट इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई जाएगी तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। एरोज लगा लेते हैं एक बार। सो यहां से गई, ये हमारा इंसिडेंट रे था, कहाँ रिफ्रैक्ट हुई, ये वाला, तो ये हो गई, यहाँ पे एरो लगा दिया कि इधर को निकल गई। सेम ये ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये तो ऐसे ही जाती है और ऐसे ही आगे सीधी निकल जाती है। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन क्या हुआ बच्चे हमारा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे मिल रही है। सो इमेज हमारी बनी इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अब आप अगेन एक चीज नोट करोगे, कैसी इमेज बनी है, इंटरसेक्शन पॉइंट नीचे था, एरो नीचे होगा, इन्वर्टेड इमेज बनी है। दैट मीन्स अभी जो हमें इमेज मिली है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पे फिर से हो सकते हैं जो मैं अभी दूर कर देती हूँ कि जब हम यहाँ पे मिरर्स की बात करते थे, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, वहां पे हम कहते थे कि अगर यहाँ पे इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल इमेज होती है। क्यों ऐसा बोलते थे बच्चे, क्योंकि दिस वॉज बिहाइंड द मिरर, ये आपको दिख नहीं रहा था, इसलिए अगर यहाँ इमेज बन रही है सो वो वर्चुअल बन रही है। लेकिन जब हम एक लेंस की बात करते हैं बेटा, जब आप एक लेंस देखते हो इससे लाइट पास थ्रू होती है। अगर यहाँ लेंस पड़ा हुआ है, यहाँ से मैंने लाइट डाली तो सामने जो बन रहा है मुझे दिखेगा, सो दैट मीन्स ये वाला पार्ट इज विजिबल, तो ये रियल इमेज बन रही है यहाँ पे। एंड आपको दिख रहा है उल्टा, वो तो हमें पता है रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होता है। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। एंड अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो इट इज बिटवीन, ये सारे वो सेम चलेंगे, जो कनकेव में पढ़ के आए हो सब यहाँ पे सेम वर्क करेगा। सो इट इज बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, F2 और 2F2 F2 के बीच में है। एंड अगर साइज की बात करें तो बेटा साइज हमें दिख रहा है जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज था उससे छोटा साइज है। सो वील राइट डिमिनिश्ड। ठीक है, एक बार जरा रिवाइंड करके पीछे भी चले जाते बिकॉज हमने वहां ये तीन चीजें डिस्कस नहीं करी। सो यहाँ पे पोजीशन क्या थी, एट फोकस, एंड साइज क्या था, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड लिख देना, अभी मैं इसको पॉइंट साइज लिख रही हूं। एंड नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। सो रियल क्योंकि इस साइड बनी है मतलब रियल बनेगी, एंड हमें पता है अगर रियल बनी है तो साथ में इन्वर्टेड होता है। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। सो नेक्स्ट है हमारा एट 2F1। पहले नेमिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा F1 एंड दिस इज 2F1, ये हो जाएगा F2 और ये आ जाएगा 2F2। और F1 F2 से मेरे को याद आया, जो हमारा जब भी डायग्राम होगा ना, जैसे जब भी आप पोजीशन बताओगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा बिटवीन F2 एंड 2F2, तो ये ऐसे मेंशन करना है। इसमें भी जैसे एट फोकस लिखा है ना, तो हमें पूरा मेंशन करना पड़ेगा एट F2, क्योंकि यहाँ पे दो फोकस है ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम F2 मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ जाते हैं, इस पे अब हम आ जाते हैं वापस। नाउ वी हैव टू कीप आवर ऑब्जेक्ट एट 2F1। सो यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहली लाइट रे हमारी जाएगी इस तरीके से, लेंस को हिट करेगी, कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास होते हुए इस तरीके से चली जाएगी। देन अगेन एरोज लगा लेते हैं इसमें। सो यहाँ से ये इस तरीके से इंसिडेंट रे गई एंड हमारी रिफ्रैक्टेड रे ऐसे गई। दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। सो यहाँ से इसको ले जाओ इस तरीके से, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, इसको ओ पे रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो जरा कहाँ मीट कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। एंड अगर हम अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अरे एरो वाला कहाँ गया, इमेज यहाँ पे बना दे तो कैसे बनेगी बच्चे, इस तरीके से हमारी इमेज बन रही है। दिख रहा है हमें उल्टी इमेज बन रही है, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। एंड कहाँ बन रही है, 2F2 पे। तो सारी चीजें लिख देते हैं, इमेज बनी एट 2F2 एंड देन साइज क्या था, यहाँ पे देखो इसको और इसको कंपेयर करोगे, दोनों का साइज सेम होगा। सो दिस इज सेम साइज। एंड देन अगर हम बात करें और क्या देखते हैं नेचर की, तो वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, सेम सारी वही चीजें हो रही है यहाँ पे जो हम बच्चे कनकेव मिरर की पढ़ के आए। ठीक है,
चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे है हमारे पास बिटवीन F1 एंड 2F1, अगेन दिस इज F1, दिस इज 2F1, ये हो गया हमारा F2 और ये हो गया 2F2, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है, इन दोनों के बीच में, मिडल में यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हैं। पहली हमारी रे जाएगी बच्चे ऐसे स्ट्रेट जाएगी, अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से पास होते हुए इधर चली गई। दूसरी हम अच्छा एरोस भी लगा देते हैं साथ में। सो ये थी हमारी इंसिडेंट रे एंड ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। देन नेक्स्ट हमारी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, चलो इसको ले जाओ ऑप्टिकल सेंटर से। सो ये यहाँ पे जाके कहीं, ये देख लो ओ पॉइंट देख लेना अपना, यहाँ पे जाके कहीं मीट कर रही है। अगेन यहाँ पे अगर हम इसका जो ये इमेज फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे बना देंगे, अरे एरो वाला नहीं आया, यहाँ से बनाएंगे। सो हमें यहाँ पे मिल रहा है इसका इमेज फॉर्मेशन। सो वी कैन सी इट इज बियॉन्ड 2F2, लेट्स राइट इट डाउन। क्या क्या है मिला हमें, पहली बात तो कहाँ बनी, इट इज बियॉन्ड 2F2। देन अगर हम साइज की बात करें बच्चे तो ऑब्जेक्ट इतना था, ये बड़ी बनी है, सो वी कैन से मैग्नीफाइड। एंड लास्ट थिंग नेचर कैसा है, अगेन इस साइड पे बनी है रियल है, उल्टी बनी है रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। डन, क्लियर। चलें आगे। इसमें मिरर में हमने बहुत अच्छे से देखा, इसमें हम फटाफट कर सकते हैं क्योंकि हम पहले पढ़ के आए हुए हैं ये सारा। नेक्स्ट है बच्चे एट F1। अब अगर हमें ऑब्जेक्ट को F1 पे रखना है, ये हमारा F1 है, सबको नेम दे देते हैं, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया एंड ये 2F2 हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड एट F1, यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्ट रख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से पहली राइट रे गई, अब ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होके इधर निकल जाएगी। देन हमारे पास सेकेंड, पहले अच्छा एरो लगा लेते हैं इसका। सो इस तरीके से ये इंसिडेंट रे थी, ये पास हुई, ये बन गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। सो ऑप्टिकल सेंटर से इसको ले जाओ, यहाँ पे आ रहा है, जरा इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, हमें दिख रहा है आगे जाके कहीं जाके मिलेंगे ये। सो अभी क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे ऑप्शन है तो हम इसको और एक्सटेंड करके देख सकते हैं, फोकस से ही पास कराते हुए देखो, इसको एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे जाएगा। सिमिलरली इसको सेलेक्ट करके इसको और आगे करो तो हमें दिख रहा है कि ये क्या हो रही है, ये आपस में पास पास आ रही है, पास पास आ रही है, मतलब अभी चाहे हमें नहीं दिख रही मिलती हुई, ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, ठीक है। सो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी। अगर हम साइज की बात करें बच्चे, जितनी दूर जाके इमेज बनेगी, इमेजिन करो जरा, मैं इसको और इधर कर देती हूँ एंड हमने मान लिया कि चलो ये और इसको आगे लेके गए और ये और ज्यादा आगे किया और यहाँ जाके कहीं इमेज बनेगी, तो आप देख सकते हो इमेज हमारी बहुत बड़ी बनेगी। सो देयरफॉर वी कैन से हाईली मैग्नीफाइड। सो इमेज हमारी बनेगी हाईली मैग्नीफाइड। एंड अगर हम बात करें इसके नेचर की तो अगेन इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और अगर उस साइड ही बन रही है सो रियल है, सो रियल एंड इन्वर्टेड। डन, समझ में आ गया। अब चलते हैं अपने लास्ट रे डायग्राम पे। सो वी हैव इट नाउ, द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। O कहाँ है हमारा, ये हमारा O हो गया, ये हमारा F1 है, दिस इज 2F2 एंड ये हो जाएगा हमारा F2 एंड ये हो जाएगा 2F2। उधर मैंने 2 लिख दिया ना, तभी गलत लिख रही थी मैं। सो ये हो गया हमारा F1, 2F1 वो 2F2, ठीक है। चलो अब हमें ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है, F1 और O के बीच में। मान लो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया भाई। सो अब पहली लाइट रे गई इधर से यहाँ पे ऐसे एंड ये पास हो जाएगी इस तरीके से फोकस पे, ठीक है। एरोज लगा देते हैं एक बार। सो ये थी हमारी इंसिडेंट एंड यहाँ गई तो ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। दूसरी कहाँ से पास करेंगे बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे इस तरीके से, ये हमारी ऐसे जाएगी, ठीक है। अब इस केस में जैसे हमने वहां पे बात करी थी, यहाँ पे भी ऐसा सोचना चाहिए कि आगे इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी। बट अगर हम इसको ध्यान से देखें बच्चे, और अगर इसको एक्सटेंड कर, जैसे उसमें चलो एक्सटेंड किया था, इसमें भी एक्सटेंड कर लेते हैं। इसको यहाँ से फोकस से हिलाए बिना इधर एक्सटेंड कर दिया मैंने, एंड इसको भी पकड़ के और एक्सटेंड कर देते हैं।
ठीक है। सो आप क्या देखोगे कि इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इधर आपको डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखेगा या ऐसा लगेगा पैरेलल जा रही है, तो दैट मीन्स ये आगे जाके कहीं भी मीट नहीं होगी। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि लेंस से पास हुई इमेज ही नहीं बनेगी, इमेज बनेगी, लेकिन इस केस में क्या, जैसे वहां पे वर्चुअल इमेज बनी थी यहां पे भी बच्चे वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? सिंपल, आप क्या करोगे, आप अपना रूलर रख के इसको एक्सटेंड कर दोगे, बट मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको यहाँ से इसको एक्सटेंड करके दिखा देती हूँ कि ये देखो, ये हमारी लाइट रे थी, फोकस पे रखना है, एरो नहीं हिलाना है, ये मैं यहाँ पे ले गई। इसी तरीके से जो ये ऑप्टिकल सेंटर वाली थी इसको भी मैं ऐसे स्ट्रेच करके ले गई, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं हिलाना, टिप से नहीं हिलाना, एंड यू विल सी कि यहाँ जाके कहीं मीट कर रही हैं। एंड इफ आई ट्राई टू ड्रॉ इट, किधर है ये, सो ये यहाँ जाके कहीं मेरे पास बन के आएगी। इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। सो इमेज कहाँ मिली मुझे, यहाँ पे मिली, बियॉन्ड 2f1। अब जरा यहाँ पे ध्यान से इस चीज को समझना। पहली चीज तो आपको यही दिख रहा होगा कि ऊपर इंटरसेक्शन पॉइंट था तो इमेज सीधी बनी है, इसका एरो ऊपर है। अब बेटा जब हम बार बार बोल रहे हैं कि ये हमारा इस तरीके का लेंस होता है, यहाँ से लाइट पास हो रही है, और जब इमेज उधर बन रही है, यहाँ पे बन रही थी, सारी हम बोल रहे थे रियल इमेजेस बन रही हैं। अब मैं लाइट पास तो इधर से कर रही हूँ, इमेज यहाँ पे बन रही है, तो मतलब अब जो ये इमेज बनी है दैट इज अ वर्चुअल इमेज। ये हमारी एक वर्चुअल इमेज बनी है, तभी ये सीधी भी है, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा एरेक्ट होती है। तो जब हम इसके बारे में लिखेंगे, सो वी विल राइट नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड एरेक्ट। एंड बाकी बात करें, अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो इसमें, जैसे उसमें हम लिखते थे बिहाइंड द मिरर, इसमें हम लिखेंगे एट फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक है। और अगर साइज की बात करें तो वो हमें दिख ही रहा है, इट इज हाईली एनलार्ज्ड। गॉट इट बच्चे? सो ये हमारे डायग्राम्स थे कन्वेक्स लेंस के। पहले जो हम कनकेव मिरर के करके आए थे वो सब यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कनकेव लेंस में कैसे। अच्छा पहले उस पे चलते हैं, पहले इसमें यहाँ पे वो देख लेते हैं, एक बार टेबल देख लेते हैं क्या क्या हमने। वैसे तो ये सेम एग्जैक्ट सेम है जैसा हमने वहां पे कनकेव मिरर का देखा था। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, f2 पे बना, एंड इट वाज हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। बियॉन्ड 2f1 रखा तो वो बिटवीन f2 एंड 2, ये वो सेम ही है। बियॉन्ड 2f1 रखोगे और बिटवीन f1 तो ये ऑपोजिट आएगा। बियॉन्ड रखोगे तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बिटवीन f2 एंड 2f1 बनेगी। अगर बिटवीन f1 एंड 2f1 रखोगे तो वो बियॉन्ड f2 बनेगी, ठीक है। तो ये सेम ही है। सिमिलरली इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगी, फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे बनेगी। एंड अगर 2f1 पे रखोगे तो 2f1 पे ही बनेगी, सेम साइज की होगी, और यहाँ पे साइज बढ़ता जाएगा, हाईली डिमिनिश से डिमिनिश, फिर साइज सेम साइज आया, फिर एनलार्ज, फिर इन्फिनाइटली लार्ज, एंड फिर से एनलार्ज ही रहेगा वो। ये सारे केसेस हमारे रियल एंड इन्वर्टेड वाले हैं। लास्ट केस हमारा वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाला है, जिसमें हम बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखेंगे और वो सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द लेंस भी नहीं लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो आप इसको ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस लिख सकते हो, ठीक है। डन, समझ में आया। अब आ जाते हैं कनकेव लेंस पे। अब जरा कनकेव लेंस की बात कर ले तो ये सारे सेम वैसे ही होंगे, सारे क्या दो ही हैं हमारे पास जैसे कन्वेक्स मिरर के थे। सो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले नेमिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा f1, ये हो गया 2f1, ये आ गया हमारा f2, ठीक है। आगे वहाँ लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज इधर ही होता है यहाँ का सारा। सो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो लाइट रे कैसे आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक ये आ गई, एक यहाँ से इस तरीके से ले गए। एरो लगा लेते हैं, एरो कैसे जाएगा, ये गई इंसिडेंट रे, ये गई इंसिडेंट रे। अब हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरीके से डाइवर्ज कर जाएगी, लेकिन डाइवर्ज की डायरेक्शन वैसी होगी कि पीछे जाके ये कहाँ फोकस पे मिल रही है। सो इस तरीके से पहले डॉटेड लाइन से ऐसे बना देना, एंड देन रूलर लेना अपना, यहाँ पे प्लेस करना, एंड इसको ऐसे सीधा भेज देना कि ये डाइवर्ज हो गई, ये यहाँ से इस तरीके से डाइवर्ज हो गई। एरोज कैसे लगेंगे बच्चे, इसमें एरोज लगेंगे, यहाँ से इंसिडेंट रह गई, वो डाइवर्ज हो गई उधर, एंड यहाँ से इंसिडेंट रह गई, डाइवर्ज हो गई इधर। सो ये लग गए हमारे एरोज, ठीक है। अब जब इसके बारे में लिखना होगा लिख देंगे भाई, इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, एट f1, एंड साइज की बात करें बिल्कुल पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है,
सो पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश लिख देना। नेचर की बात करो, अब लेंस के सामने इमेज बननी चाहिए थी, वो तो हमें बनी नहीं, मिली नहीं, हमें इस तरफ मिली है इमेज, मतलब ये इमेज वर्चुअल होगी। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल के साथ इरेक्ट तो साथ साथ आ ही जाता है भाग के, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केस बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, बीच में कहीं पे भी रख दो। लेट्स सपोज यहाँ कहीं पे हमने रख दिया, रैंडमली किधर भी रख सकते हैं। अब पहली लाइट रे जाएगी इस तरीके से गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। होना क्या है, पीछे वो प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही है, बट हमें क्या दिखेगा, यहाँ से इस तरीके से भाग गई, डाइवर्ज हो गई। एरोज कैसे लगाएंगे बेटा, एरोज लगेंगे, इधर से इंसिडेंट रे गई और यहाँ पे वो डाइवर्ज हो गई, ठीक है। दूसरी कहाँ से पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। अब वो तो हमें पता है बिना डाइवर्ज हुए निकल जाती है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, सो इस पॉइंट से इसको पास कर देंगे। अब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिला हमें यहाँ पे। सो एरो लगाएंगे एंड इस तरीके से ये छोटी सी जो हमें पूरा एरो साइज बना है ये इमेज मिल जाएगी। अब जरा इसके बारे में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इमेज कहाँ फॉर्म हुई है बच्चे, ये हमारा F1 था, ये O था, O और F1 के बीच में हुई है। सो विल राइट बिटवीन O एंड F1, F1 एंड O एक ही बात है, ऐसे लिख देना। एंड अगर हम इसकी साइज की बात करें तो हमें दिख रहा है साइज कितना छोटा है, सो विल राइट डिमिनिश्ड। एंड नेचर की बात करें सो दिख ही रहा है स्ट्रेट बन रही है एंड इस साइड बन रही है, तो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गई। एंड हमें पता है ये सारे केसेस हमारे कौन से हैं, कन्वेक्स मिरर वाले हैं। सो जब इन्फिनिटी पे हमने रखा तो फोकस पे बनी थी, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज थी एंड वर्चुअल इरेक्ट थी। जब हमने बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर बनी एंड डिमिनिश बनी एंड वर्चुअल और इरेक्ट थी। क्लियर, डन, कोई टेंशन नहीं है। इसी के साथ रे डायग्राम्स लेंस के होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंस। सेम वही चीज है बेटा जैसे आप मिरर का पढ़ के आए हो, बस यहाँ पे क्या होगा, साइन मैं पढ़ देती हूँ। साइन कन्वेंशन आर सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर एक्सेप्ट दैट मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर से ली जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। जैसे जब हम इस तरीके से लेट्स सपोज कनकेव मिरर की बात करते थे तो यहाँ पे पोल होता था। सो अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है तो हम ऑब्जेक्ट का पोल से यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते थे। लेकिन अगर यही केस अगर हम लेंस की बात करें एंड ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है तो ऑप्टिकल सेंटर इधर है, सो यहाँ से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस जो होगा वो हम लेंगे u, ठीक है। सेम गोज फॉर इमेज, अगर यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है तो इमेज का डिस्टेंस भी यही पोल से माना जाता था। इधर जहां भी इमेज बन रही है ऑप्टिकल सेंटर से उसका डिस्टेंस माना जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज, यहाँ पे क्या लिखा है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होता था बच्चे हमारा, जब हम मिरर के केस में बात करते हैं इस तरीके से अगर हमारा मिरर था तो हम कहते थे यहाँ पे हमारा F है, और जब कन्वेक्स की बात करते थे हम सो हम कहते थे यहाँ पे हमारा F है, ठीक है। सो जब हम यहाँ पे लिखते थे कि अगर आप पोल से इसका डिस्टेंस देखोगे ये कौन सी साइड पे आ गया, याद करो क्या करते थे हम, ये हमारी x एक्सिस y एक्सिस बना लेते थे, इधर पड़ रहा है तो वो नेगेटिव साइड पड़ रहा है। सो हम यहाँ पे फोकल डिस्टेंस जो है वो मतलब जो फोकल लेंथ है उसको हमेशा नेगेटिव लेते थे। किसके केस में, कनकेव के केस में। कन्वेक्स में जाए तो ये हमारी पॉजिटिव साइड होती थी तो F हमारा हमेशा पॉजिटिव होता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कन्वेक्स लेंस की जब हम बात करेंगे, कन्वेक्स यहाँ पे क्या था बेटा, कनकेव में नेगेटिव उसमें पॉजिटिव। अब यही पहले मैं ऐसे नहीं पढ़ते नहीं, हम उसमें बना के देखते हैं। अगर हम यहाँ पे लेंस बनाए, ये हमारा हो गया, अच्छा कनकेव के नीचे कनकेव बनाते हैं, ये हो गया बेटा हमारा कनकेव, इधर चला जा भाई, ये हो गया। अब इसमें फोकस कहाँ पे होता है, किधर को सारी पीछे मिल रही थी, इधर मिल रही थी, ये इसका फोकस था। जब कन्वेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइट रेस कहाँ, इधर पास हो रही थी तो इसका फोकस कहाँ पे था, यहाँ पे था। दैट मीन्स अगर इसका डिस्टेंस नापेंगे तो ये जो हमारा डिस्टेंस जो फोकल लेंथ है ये क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। एंड अगर इसकी फोकल लेंथ आप लोगे तो वो
नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि इसमें कुछ रटने वाला नहीं है। वैसे तो ये दोनों केसेस सेम ही है, क्योंकि यूजुअली हम क्या कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कनकेव कन्वेक्स के अलग अलग हुए हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर दिया। कनकेव मिरर में भी नेगेटिव होता है, कनकेव लेंस में भी नेगेटिव होता है, कन्वेक्स में पॉजिटिव था, इधर भी कन्वेक्स में पॉजिटिव ही है। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना। और आई वुड सजेस्ट, अगर आप रटोगे ना बेटा कि मिरर का ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो जरूर गलती कर दोगे। लेकिन इस तरीके के हार्डली टेक्स यार मिनट्स या सेकंड्स लगते हैं, मिनट्स भी बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, सेकंड्स लगेंगे। जैसे मान लो वैसे अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, वहां पे मैं कोई ऐसा रट्टाफिकेशन वाला नहीं करूंगी। मान लो एक क्वेश्चन आ गया जिसमें आपके पास कन्वेक्स लेंस दे रखा है एंड यहाँ पे कुछ फोकल लेंथ का आपसे पूछ लिया। सो आपको पता है यार कन्वेक्स क्या करता है, ये ऐसे जाता है और यू मिलता है, तो यहाँ पे इसका फोकस होता है। अगर फोकस इसका इधर है सो ये हमारा पॉजिटिव साइड पे, तो पॉजिटिव हो गया। तो इसमें मैंने कुछ भी रटने को नहीं बोला आपको। इस तरीके से 2 सेकंड लगते हैं, डायग्राम बनाया और वो आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे याद करोगे, कभी गलत नहीं करोगे। रटोगे तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलत कर ही दोगे। ठीक है, सो इसके साथ साइन कन्वेंशन हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। सो मिरर फॉर्मूला डिस्कस किया था, सेम उसी की तरह लेंस फॉर्मूला। डिफरेंस क्या है, जब हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u के, यहाँ पे जब आप लेंस फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं तो 1/v माइनस 1/u हो गया। ठीक है, मिरर में प्लस था, इधर माइनस हो गया, बाकी सब सेम चीज है। पढ़ लेते हैं एक बार। The relationship between distance of object, distance of the image and focal length of the lens is called the lens formula or lens equation. डन, क्लियर। मैंने बोला था ना रिफ्लेक्शन पढ़ लोगे, रिफ्रैक्शन बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास मैग्निफिकेशन, एग्जैक्ट सेम जो हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन में पढ़ के आए, ये सब सेम है। फॉर्मूले में एक चेंज है। इधर की बात करें यहाँ पे तो मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये बिल्कुल ठीक है। HI/HU उधर भी यही था। वहां पे जब हमने किया था मैग्निफिकेशन हमारा था मिरर के केस में -V/U, ये था हमारा मिरर के केस में। जब हम लेंस की बात करेंगे बच्चे तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, सिर्फ V/U है। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज अपॉन में टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी सब सेम, जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी सब सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे ये जो साइन है वो माइनस का हट के पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट छोटू सा टॉपिक है ये, इसको खत्म करते हैं, इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। दिस इज पावर ऑफ लेंस। अब लेंस की पावर क्या होती है पहले पढ़ते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। अ बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ईदर गेट्स कन्वर्ज और डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस। अब हमें पता है भाई लेंस हमारे 2 तरीके से है, एक इस तरीके से लेंस है हमारा, एक इस तरीके से है। एक पैरेलल बीम जब आएगी या तो वो ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी या वो आके ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। सो 2 ही केसेस है, या कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। नाउ दिस एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज पावर ऑफ लेंस। अब वो कितना उसको नीचे कन्वर्ज करती है, कितना उसको डाइवर्ज करती है, ये डिपेंड करती है, ये जो उसकी एबिलिटी है, दिस डिपेंड्स ऑन दी पावर ऑफ लेंस, के उस लेंस की कितनी पावर है। ठीक है, अब इसको अगर हम मैथमेटिकली पढ़े या फॉर्मूले की बेसिस पे पढ़े, सो पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। जो जितनी फोकल लेंथ होगी उसका रेसिप्रोकल कर दो, या हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑफ दी लेंस। ठीक है, सो मतलब जो भी आपके पास फोकल लेंथ दे रखी है 1/f किया आपने, आपके पास पावर आ गया। अब इसमें एक चीज जो ध्यान रखनी है ना, ये जो आपका फोकल लेंथ है ये हमेशा मीटर में होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन जब पुट करेंगे बहुत बार ऐसा करेंगे कि दे दिया फोकल लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर है, हमेशा पहले इसको बच्चे मीटर में कन्वर्ट करोगे। मीटर में कन्वर्ट करके जो पावर की वैल्यू आएगी ना वो हमारी डायोप्टर में आएगी, जिसको हम D से लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिर्फ गलती यही होती है कि आपके पास 25 सेंटीमीटर था, आपने इसको लिख दिया 1/25 और बस नीचे डिवाइड करके डायोप्टर में आंसर कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा हमेशा पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, देन जो आंसर आएगा वो उसका डायोप्टर होगा। अब इसको थोड़ा सा, वैसे तो टॉपिक में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं इसको समझा देती हूँ। जैसे हमने इसका रिलेशन बताया फोकल लेंथ से, सो पावर कैसे यहाँ पे चेंज हो रही है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे फोकल लेंथ कहाँ है, इधर है, कितना डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर पे है। सो F हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर, अगेन सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना। इधर बात करें, वैसे मैं यहाँ पे मैं आपको करके नहीं दिखा रही, वो हम जब एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तब न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका फोकल लेंथ इधर हो गई, कितना डिस्टेंस पे आ गई, 20 सेंटीमीटर पे। इधर फोकल लेंथ
ज्यादा है, इधर फोकल लेंथ कम है। अब हमें पता है जो हमारी पावर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, उसका फॉर्मूला यही है भाई, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो दैट मीन्स जितना आपका फोकल लेंथ कम है उतनी इसकी पावर ज्यादा होगी, इसकी हाई पावर होगी। सेम गोज, जितना फोकल लेंथ आपका ज्यादा है उतनी ही पावर लो होगी। मतलब फोकल लेंथ ज्यादा मतलब लेंस की पावर कम, फोकल लेंथ कम तो लेंस की पावर ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। सो पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। अब उन्होंने क्या लास्ट में बात बोल दी भाई हमें कि जो कन्वेक्स लेंस होगा उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी एंड जो कनकेव लेंस होगा उसकी पावर हमेशा नेगेटिव हो गया। आप कहोगे हाँ ये रटना पड़ेगा, ये भी क्यों रटना पड़ेगा? एक बात बताओ, जब कन्वेक्स लेंस की बात हो रही है इसमें हमारा P कहाँ होता है, F कहाँ होता है, यहाँ पे होता है ना। सो हमारा फोकल लेंथ क्या होता है इस केस में, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा पावर अपने आप पॉजिटिव आएगी। सेम कनकेव की बात करें तो कनकेव लेंस में हमारा फोकस यहाँ पे होता है, तो फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब फोकल लेंथ, अगर फोकस नेगेटिव साइड पे, फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव है, सो दैट मीन्स पावर भी नेगेटिव आएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कुछ रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होंगे, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए कैसा भी आ जाए आप गलती नहीं करोगे, ठीक है। सो दिस वॉज इट, इसके साथ हमारा लाइट चैप्टर होता है खत्म। आई रियली होप दोनों पार्ट्स आपने अच्छे से देख लिए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई नो बच्चे ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर लेंदी है तो कंसेप्ट्स भी आपके साथ साथ क्लियर होंगे। एक एक चीज पे मैंने टाइम दे के समझाया है ताकि कहीं भी आपको ऐसा ना लगे कि यार ये टॉपिक छूट गया, ये समझ में नहीं आया, ठीक है। सो आई रियली होप इसके बाद आपको लाइट चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा एंड कम्युनिटी पोस्ट में लाइट के क्वेश्चंस अब डालने शुरू कर दूंगी। आई रियली होप आप बिल्कुल सही आंसर करोगे, ठीक है। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज मेक श्योर टू subscribe the channel. Bye bye for now.